हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज अपन लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 का रियल नंबर्स जो है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन सेशन है ये हमारा। ठीक है, रिवीजन सेशन है। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि उन लोगों को इस चैप्टर पे मतलब जो क्लास 10 के चैप्टर्स है उन पे रिवीजन नोट्स चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट थियरम्स, ये सारी चीजें उन लोगों को चाहिए। तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो और बाकी लोगों के लिए भी है। आप लोगों के सारे लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ लोग के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले आज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये अपने चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक यही आता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ये इसका स्टेटमेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सैटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो देखिए जिन लोगों को अच्छे से पहले नहीं समझ में आया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिवीजन है, हम फर्स्ट टाइम ये नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं एक और बार आप लोग को शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पर कुछ मैंने ए लिया है, यहाँ पर मैंने मान लो बी लिया है। ठीक है, तो ये जो अंदर रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन आता है, नीचे रिमाइंडर आता है, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये डिविडेंड और डिवाइजर में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये याद रखना। ओके, जैसे ए बाय बी, तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ओके, तो आप लोगों ने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा है। 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड, जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो जो हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो डिवीजन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये चीज जो मैंने आप लोग को लिखी है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेम लेमा है। इसका मतलब क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो हमने ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं ए और बी। ओके, यहाँ पर हमने ए लिया है, यहाँ पर हमने बी लिया है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी को हमें आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स क्यू एंड आर सैटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया है, मान लो यहाँ पर अगर जैसे ये मैंने a अपॉन बी किया है, ठीक है, तो मान लो इसको जो मैंने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया मेरा q और रिमाइंडर आया मान लो मेरा r। ठीक है, r आया, तो आप लोग इस फॉर्मूले में रख के देखो तो क्या आ जाएगा आपका। अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड यहाँ पर हमारा क्या है, a है ना, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं a, डिवाइजर क्या है, b है, क्वोशिएंट क्या है, q है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है हमारा r है। तो ये आ गया ना, ये देखिए यही लिखा है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो चीज हमने की है उसके बस a डिवाइडेड बाय b किया है, इतना आपको समझना है। डिवीजन लेमा है ना, तो a डिवाइडेड बाय b किया है और यही वाली चीज लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग को ये याद रखनी कि r की कंडीशन क्या है। आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा कि हमेशा जो r रहता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर जो होता है उससे हमेशा छोटा या फिर उससे बराबर होता है रिमाइंडर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रिमाइंडर जो होता है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर। ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, हर डिवीजन में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है, r है, और हमारा डिवाइजर क्या है, b है। ठीक है, b है, तो वही मैंने लिखा है, r इज लेस देन b, r इज लेस देन b, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं, यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है। ओके, तो ये हो गया, और r जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए,
देखिए मैंने यहाँ पर दो नंबर्स लिए हैं 63 एंड 42। ठीक है, हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन b करेंगे। यहाँ पर a हमारा 63 रहेगा, है ना। बड़े वाले नंबर को हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, 63 डिवाइडेड बाय 42 करना है। ठीक है, चलिए डिवीजन करते हैं। क्या हो जाएगा ये 63 42। ठीक है, अब ये 42 1 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 21, है ना। ये 21 बचा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इसके हिसाब से क्या होता है, हम करके देखते हैं। बी क्यू प्लस आर, बी हमारा क्या है 42, क्यू हमारा क्या है 1, है ना। क्वोशिएंट हमारा 1 है, रिमाइंडर क्या है हमारा 21। अब आप इसको करिए, 42 प्लस 21 करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 63। और यही 63 अपना डिवाइजर भी है, डिविडेंड भी है। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो अपना ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो अपन ने यहाँ पर अप्लाई करके देखा और अपना रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, है ना। तो ये सारे डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अपन पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये एक एल्गोरिथम है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है। ठीक है, किसको फाइंड करने का, HCF ऑफ दो नंबर्स के HCF को फाइंड करने का ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है। ठीक है, ये मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ओके, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। सबसे पहला स्टेप्स टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है 135 और 225। ओके, अब हम अपने स्टेप वाइज प्रोसीजर में बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू। तो यहाँ पर 135 और 225 है, उसमें से बड़ा कौन है, 225 है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। पहला स्टेप हो गया, दोनों नंबर्स लिए, उसमें देखना है कि कौन बड़ा है, तो वो बने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप देखिए, कंसिडर द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज द डिवाइजर। यानी अपन को क्या करना है, 225 अपना क्या हो जाएगा, डिविडेंड, है ना। कंसिडर ग्रेटर नंबर को अपन को क्या मानना है, डिविडेंड मानना है, और स्मॉलर नंबर को डिवाइजर। यानी कि अपन को यहाँ पर क्या करना है, 225 डिवाइडेड बाय 135 करना है ना। 225 डिविडेंड, 135 डिवाइजर, अपन को इनका डिवाइड करना है। ओके, थर्ड है फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, 225 135, ये मेरे ख्याल से 1 से, हाँ ये 135 1 से जाएगा ये, तो ये 135 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, ये कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ओके, तो आपका जो क्वोशिएंट आया वो 1 आया और रिमाइंडर कितना आया, 90। तो अब लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो उस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो अपन अभी लोग फॉर्म पढ़ के आए थे, अपन A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाला, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B। ये वाला फॉर्म अपन पढ़ के आए हैं अभी, है कि नहीं। ये वाला फॉर्म अभी अपन लोग पढ़ के आए, ये वाला, है ना। तो ये फॉर्म अभी अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 225, है ना। A हमारा 225 है, B क्या है हमारा 135, क्वोशिएंट क्या है हमारा 1, और रिमाइंडर क्या है हमारा 90। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, यहां तक हमने लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा हमने थर्ड स्टेप तक कर दिया, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमने क्वोशिएंट निकाल लिया 1, रिमाइंडर हमारा 90 आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। फोर्थ स्टेप देखिए, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन डिवाइजर इज द HCF। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा हमें चेक करना है कि 0 आया है कि नहीं। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा यही केस है ना, हमारा रिमाइंडर 90 आया, 0 नहीं आया, तो हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाला केस है। फिर देखिए, देन टेक रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर एंड डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड। इसका मतलब है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है ना, तो हमको क्या करना है कि ये वाला जो डिवाइजर है, ये हमारा जो डिवाइजर है, हमको इसको क्या लेना है, ये डिवाइजर है कि नहीं, इसको हमें न्यू डिविडेंड लेना है, न्यू डिविडेंड लेना है, और इसको हमें न्यू डिवाइजर लेना है। रिमाइंडर को डिवाइजर लेंगे नया,
ओके। और 135 जो है डिवाइजर जो है उसको डिविडेंड लेंगे, यानी अब हमें क्या करना है 135/90 करना है। क्या करना है 135/90 करना है, ठीक है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मान लो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 होता तो आपका ये जो 135 है, ये जो आपका डिवाइजर है वो HCF होता, ये आपका क्या होता HCF होता, ठीक है। अभी अपन का नहीं है तो अपन डिवाइड फर्दर करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 135 और 90 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 से जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ओके। तो आप लोग अपन लोग फिर से इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन में अपना क्या हो जाएगा 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 अब अपना रिमाइंडर अगेन अपन देख रहे हैं कि अपना रिमाइंडर क्या है 0 आ रहा है क्या, देख रहे हैं नहीं आ रहा, मतलब उनको फर्दर करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब अपन का 90 जो है यहाँ पर डिवाइजर है, अब अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पर 90 अपना डिविडेंट हो जाएगा, यानी 90 को अपन को किससे डिवाइड करना है रिमाइंडर से, रिमाइंडर डिवाइजर बनेगा, यानी ये 90/45 करना है, 90/45 करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए 90 45 ये 2 से जाएगा, ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो अब अपना क्या अपन आएगा 45 90 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ये आया ना। 45 अपना डिवाइजर, 2 अपना कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज 0। अब अपन लोग को फिर से रिमाइंडर चेक करना है, तो अपन ने रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर अपना क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया अपना रिमाइंडर 0 आ गया, यानी अपन को क्या करना है देखिए, इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 देन डिवाइजर इज दी HCF, यानी अपना रिमाइंडर 0 आ गया तो अब अपना क्या होगा HCF डिवाइजर, और यहाँ का डिवाइजर देखना है, यहाँ का डिवाइजर क्या है अपना 42, क्या है 45, क्या है 45, तो अपना ये जो हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो अपना जो HCF है वो क्या हो जाएगा 45, यानी अपना क्वेश्चन क्या था, अपन को HCF किसका निकालना था 135 एंड 225 का, तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45, ओके। तो ये था आपका मेथड, ठीक है। रिमाइंडर R इक्वल टू आपका 0 आ जाता तो तुरंत आपका डिवाइजर आ जाता पहले स्टेप में, पर मैंने आपको थोड़ा लंबा वाला बताया ताकि आप लोग को हर तरीके का समझ में आ जाए, ठीक है। तो R इक्वल टू 0 वाला यहाँ पर आ गया तो अपना यहाँ पर खत्म हो गया, तो अपना जो है 45 डिवाइजर जो अपना HCF आ गया। तो दिस वॉज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मेरा हेडिंग छुप रहा है, मैं यहाँ से स्टेप्स को लिख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लेना, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आपके बुक में बहुत सारे अलग अलग इसके दिए हुए हैं, तो ये मैंने एक उठाया है, इसी की तरह आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, ओके। तो हमको ये शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन आप लिखेंगे, ठीक है। गिवन आप लिखेंगे क्या कि पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया गया है, फिर हम करेंगे टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव उसमें हम लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना, ठीक है। गिवन और टू प्रूव, यहाँ मेरे को जगह कम है, आप लोग को समझाना है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को एग्जाम में ये चीज लिखनी है। कोई भी थ्योरम आए आपको गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। गिवन मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया गया है और आपको क्या शो करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ये फॉर्म लेगा, तो आपको वो भी लिखना है, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन को शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर लेना है, लिखा है, ठीक है। तो अपन एक ऑड इंटीजर ले लेते हैं, तो अपन लोग उसको ए नाम देते हैं मान लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, ओके, पॉजिटिव ऑड इंटीजर,
लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को इसको बताना है इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 इस फॉर्म में, मतलब a इज इक्वल्स टू ये सारी चीजें अपन को बताना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ के आए है कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ के आए, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू BQ+R, ये होना चाहिए a इज इक्वल्स टू BQ+R, है कि नहीं, जहां पर कंडीशंस आएंगे आगे, है ना, ये है। तो यहाँ पर हमको b जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 6 दी है, 6q+r के फॉर्म में चाहिए, तो b की वैल्यू हमें क्या दी है, 6 दी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू BQ+R वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन b, ये होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारा a इज इक्वल्स टू a, ये तो हमारा a है, b क्या है हमारा 6 है, तो 6q+r, 6q+r होना चाहिए, जहां पर 0 की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, हमारा क्या है 6 है, ये है कि नहीं, है ना। अब आप ये देखिए कि r जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, r जो है 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से 5 तक की वैल्यूज ले सकता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने पॉसिबल वैल्यूज हैं। r हमारी क्या होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से लेके 5 तक की हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं r की। ठीक है, अब हम लोग का a जो है, अब हम a में डाल के देखेंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारा a क्या क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q+0, पहले हम 0 डालेंगे, ओके, फिर a इज इक्वल्स टू हमारा 6q+1, a इज इक्वल्स टू 6q+2, a is equals to 6q+3, a is equals to 6q+4, a is equals to 6q+5। ओके, ये सारी वैल्यूज अपन की पॉसिबल वैल्यूज हैं a की। ठीक है, अब अपन को क्या शो करना, अब अपन लोग को ये देखना है कि अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 ही होना चाहिए। अपने तो ये 5 आ रहे हैं, ठीक है, अपने ये 6 आ रहे हैं, ये 6 है ना, तो ये 6 आ रहे हैं। अब अपन को इसमें देखना है कि क्या गड़बड़ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप a इज इक्वल टू 6q+0 को देखेंगे, अगर आप लोग a इज इक्वल टू 6q+0 को देखेंगे तो ये 0 को तो भूल जाओ, 6 को देखो, 6 क्या है, 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, 6 क्या है, एक इवन नंबर। तो यहाँ पर जो है 6 कैसा है, इवन नंबर है ना। और आप लोग ने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इवन को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा इवन होता है। कैसा होता है, इवन होता है। तो a इज इक्वल टू 6q+0 है, 6 कैसा है, इवन नंबर है, q कोई भी नंबर हो सकता है, +0 है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है 0 का, है ना। तो 6q क्या है, इवन इंटू एनी नंबर, 6 तो आपको मालूम है इवन नंबर होता है। तो अपना ये जो रिजल्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, a अपना कैसा आ जाएगा, इवन आ जाएगा। 6 कैसा है, इवन है, एनी नंबर से अपन ने इंटू किया तो अपना रिजल्ट क्या आया, इवन। तो a यानी अपना कैसा आ गया, इवन। और अपन ने जो a लेकर चला था वो क्या लेकर चला था, a भी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर लेके चले थे अपन, और यहाँ पर इवन आ गया, यानी ये अपना पॉसिबल नहीं है, ये a की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं, a इज इक्वल टू 6q+1। अब अनदर रिजल्ट, 6q कैसा है, इवन नंबर है ना, 6 के साथ एनी नंबर इंटू किया, क्या बोलते हैं, अपना इवन नंबर आ गया। अब और एक और चीज है, इवन नंबर के साथ
जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा ऑड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इवन नंबर लिया 4, ऑड नंबर कोई सा लीजिए, मान लो अपने 3 लिया, तो अपना रिजल्ट कैसा आया 7। 7 इज अगेन ऑड, है ना। तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर हम जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, ऑड नंबर। ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल देखकर कर सकते हैं। एग्जाम्पल खुद मन में सोचिए, उसके बाद आपको आराम से पता खुद ही चल जाएगा, आपको ये याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 क्यों अपना इवन आ गया, और 1 कैसा है, अपना ऑड नंबर है, तो अपना ए कैसा आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ए कैसा हो जाएगा, अपना ऑड हो जाएगा, यानी ये अपनी ए की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ए अपना ऑड अपन मान के चले थे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब 6q इवन नंबर है और 2 भी कैसा है, 2 भी कैसा है, इवन नंबर। और हम लोग जानते हैं कि इवन और इवन कैसा होता है, इवन नंबर होता है। इवन और इवन क्या होता है, इवन होता है। मैं एक बार लिख देती हूं यहां पर, इवन प्लस इवन हमेशा क्या देता है आपको, इवन। आप ये एग्जाम्पल भी कोई सा रख के देख सकते हैं, ओके। तो ये इवन है 6q, 2 भी इवन, तो अपना ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन। ए कैसा आ जाएगा, इवन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ए को ऑड लेकर चले हैं, ठीक है। तो ये भी अपना पॉसिबल नहीं हुआ। अगेन आप a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, इवन प्लस ऑड, क्या आता है अपना रिजल्ट, ऑड, यानी ये भी अपना कैसा हो जाएगा, ये अपना ऑड हो जाएगा, यानी ये अपना पॉसिबल हो सकता है। फिर है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, इवन प्लस इवन, रिजल्ट इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा, इवन, जो कि पॉसिबल नहीं है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, 5 कैसा है, ऑड नंबर है, 6q कैसा है, इवन नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ऑड। अगेन दिस इज पॉसिबल, ओके। तो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2। तो अब आप इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा के आगे आपको बताने जा रही हूँ कि आपको एग्जाम में आप इसके आगे क्या लिखना है। तो वीडियो पॉज करिए और लिखिए। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स, ओके। ये पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बस मैंने उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर लिख दिया है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ फैक्टर क्या होती हैं, ओनली 1 and the number itself, ये आप लोग को मालूम होगा प्राइम नंबर्स, है ना। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और जो नंबर्स में अदर देन फैक्टर्स होते हैं, अदर देन ये मतलब 1 और उस नंबर इटसेल्फ के अलावा जितने भी फैक्टर्स और भी फैक्टर्स अगर होते हैं, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे आप मान लो 16, तो इसमें आपको कौन कौन सा फैक्टर है, 1 और 16 तो ऑलरेडी है ही, उसके अलावा आपका 2 है, 4 है, 8 है, ये सारे भी इसके फैक्टर्स है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ओके। तो इस कंपोजिट नंबर पे बेस्ड है अपना आज का थ्योरम। तो अपन आगे देखते हैं अब इसका क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसका मतलब ये है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और किसका प्रोडक्ट, किन नंबर्स का प्रोडक्ट, तो हम प्राइम नंबर्स जो है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्राइम नंबर्स, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये जो और इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इस पूरे मेथड को हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, नंबर लिया है 32760। ये देखो, ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये कंपोजिट नंबर है। अब हम इस नंबर को हम प्राइम्स में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ट्री के फॉर्म में करूंगी। ये क्या हो जाएगा 32760। ये 1 0 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा। तो मैं इसको अच्छा, हम लोग प्राइम नंबर से शुरू करेंगे ना, तो प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो हम 2 से होगा, ये 2 होगा, तो 2 इंटू 16380। ठीक है, आप लोग को ये मालूम होगा कि जो 2 है वो लीस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो अपन 2 से चेक करना शुरू किया, 2 से ये कट रहा था, तो 2 इंटू 16380। अब इसका देखेंगे तो ये हमारा एक प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, अब ये हमारा प्राइम नहीं है, तो अब इसको और फर्दर तोड़ेंगे। हम 2 से चेक करेंगे, 2 से होता है ये डिविजिबल, हाँ होता है। तो ये कितने में होता है 2 इंटू 8190, 2 इंटू 8190 से होता है। तो फिर हमें अगेन एक प्राइम नंबर मिल गया। अब ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। अगेन इसको हम देखेंगे, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 4095। ओके, अगेन यहाँ प्राइम नंबर आ गया। अब आप आगे देखेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। अगर इसको 2 से चेक किया तो 2 से तो ये नहीं जाएगा। 3 से चेक करो, 3 से जाएगा क्या, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 5 इज 18। तो ये 3 से जा सकता है ना, 3 से क्या जा सकता है। तो आप इसको 3 से करिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 का 39, 19 आ जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, ये आ जाएगा। अगेन आपको प्राइम नंबर मिल गया, ये कंपोजिट। आप इसको फर्दर देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 से जाएगा ये, तो 5 2 10, 3 6 5 7 35, दिस 273 आ गया। फिर आगे कीजिए, ये आपका 3 से जाएगा, 3 9 3 1। ठीक है, ये 91 है, ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है, अब आप लोग चेक करिए कि क्या मैं इस 32760 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और आप लोग अब ये चेक करिए कि ये जो सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं, क्या ये प्राइम है। 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। तो यानी मैं 32760 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया। तो ये सारे इतने बड़े कंपोजिट नंबर को, है ना, मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ मैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप लोग ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो होता है फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। ये इसका मतलब ये है कि ऑर्डर नहीं है कोई नंबर का, यानी 2 जैसे अपना यहाँ 2 है, इसके बाद अपना 3 आया, ओके, 3 के बाद 5 आके 5 आके 3 आ गया, 5 के बाद 3 आता है कि नहीं आता ना ऑर्डर में। अगर 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में तो नहीं आता, तो हम ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है कि 2 के बाद 7 भी आ सकता है, फिर 5 भी आ सकता है, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। बस आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स के उसमें ब्रेक हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो आप लोग इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, 1 मिनट, ये लीजिए, नोट करिए। चलिए अब आगे, चलिए अब देखिए यहाँ पर अब अपन पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल अरिथमेटिक मेथड पढ़ा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में टूट सकता है। अब अपन लोग HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। अपन ने HCF निकालने के लिए इससे पहले यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ा था। अब अपन HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों से HCF निकल जाएगा। अगर आपको आता है कि फाइंड HCF, तो आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको करना है, तो आप लोग को ये फिर आना जरूरी है ना। तो चलिए, अब आपको मैं ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, आप लोग एग्जाम्पल में अप्लाई करके इसको देखेंगे।
पहला क्या लिखा है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी 336 और 54 इन दोनों का HCF निकालना है अपन को, है कि नहीं। तो इन दोनों का अपन को प्राइम, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है ना, 336 और 54, अपन को इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको अपन को फैक्टराइज करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले 336 का लिखेंगे, कैसा होगा, 336 का प्राइम नंबर्स के उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 16 18 2 8 16, फिर ये अगेन 2 से हो जाएगा तो 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 और ये 2 से नहीं जाएगा, 3 7 21। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 2 2 2 3 7 ये सारे प्राइम नंबर्स में हमने 336 को ब्रेक कर लिया है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। ये वाला मेथड आप छोटे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये HCF का 336 का हो गया। सिमिलरली 54 का करना है, तो 54 का भी करेंगे। 2 2 4, 2 27, ठीक है, 3 9 एंड 3 3, ठीक है, ये भी ब्रेक हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब सेकंड देखिए, अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पर अपना इसको अपन प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ये मैंने ये लिख लिया। 54 क्या है, 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब अपन को देखना है कि इन दोनों में जो प्राइम फैक्टर्स है कॉमन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 हाँ है, तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट, 3 है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 3 भी है, कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ भी 3 है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, तो 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। तो सेकेंड स्टेप अपना कंप्लीट। थर्ड स्टेप देखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स यूजिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए, उसके बाद आपको उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, बट कितने नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे 2 अपन ने कॉमन लिया, यहाँ पर 2 4 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो कितने बार इंटू करना है। तो HCF में ये होता है कि हमको जो नंबर हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर आता है, वो दोनों में जितने भी नंबर्स है उनमें देखिए कि सबसे कम बार किस में आ रहा है, सबसे कम बार किस में आ रहा है, उतने को लेना है। जैसे यहाँ पर हमारा 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 ही बार आ रहा है, तो 4 और 1, इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, तो सबसे कम बार किस में आ रहा है, इसमें कितने बार, 1 बार, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, इंटू अब 3 का देखना है। 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो सबसे कम बार 1 बार आ रहा है ना, सबसे कम इसमें कितना, 1 बार, इसमें 3 बार, तो सबसे कम कितने बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 बार 3 को इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये ही आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया, 6, ये अपना कितना हो गया, 6, तो HCF आपका 6 आ गया। तो याद रखना, जो आपका इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, और अपन को यहाँ पर सबसे छोटा पावर देखना है, छोटा पावर देखना है कि नहीं, छोटा पावर इन द सेंस ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा है, 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7 लिखा है, और ये क्या लिखा है, 2 इंटू 3 to the power 3, ये 2 इंटू 3 to the power 3 लिखा है कि नहीं। तो सबसे छोटा पावर देखना है, 2 का, यहाँ पर 2 का पावर क्या था, 4, यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 1, तो सबसे छोटा पावर देखना है, तो वही अपने लिखा 2, और 3 का पावर यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 3, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 3 का पावर 1, तो वो अपन ने वो लिखा। तो सबसे छोटे पावर को देखना है, तो हाईएस्ट है तो उसका उल्टा क्या होता है, लोएस्ट, यानी अपन को उल्टा पुल्टा गेम खेलना है। यहाँ पर अगर HCF है, बड़ा है, तो यहाँ पर अपन को सबसे छोटी पावर लेकर प्रोडक्ट निकालना है, ओके। अब ये 7 और इसका कोई काम नहीं है, 7 का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं है वो, तो अपन को सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर से ही मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड
द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड HCF, यानी अपना प्रोडक्ट कितना आ गया 6 आ गया, तो ये अपना HCF हो गया किसका 336 और 54, इसका HCF कितना हो गया 6 हो गया अपना HCF। ओके, तो ये इतना इजी है। तो HCF के अपन ने 2 मेथड्स पढ़ लिए, एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ा था और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने को आया है तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, चलिए अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM लिख दिया है। ठीक है, ये ज्यादा HCF से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है, तो वो हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं। अगेन मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है 336 और 54, हमें इसका LCM निकालना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये HCF जैसा ही है, सबसे पहले अपन को दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वो अपन ने कर लिया। अब मैं इसको सबसे पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मैं इसको आपको पावर के फॉर्म में भी लिख के बता देती हूँ, 2 इंटू 4 2 की टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। 54 क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 टू द पावर 3, 3 बार है तो 3 टू द पावर 3। ठीक है, इतना अपना हो गया। सेकंड देखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स यूजिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड HCF। LCM आएगा यहाँ LCM। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, HCF में अपन कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं ना। यहाँ पर भी अपन को कॉमन फैक्टर्स देखना है, जैसे यहाँ 2 है और 3 है यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर अपन को ये करना है, यहाँ पर डिफरेंट ये है कि अपन HCF में सिर्फ प्रोडक्ट किसका लेते थे, कॉमन फैक्टर्स का, और LCM में अपन को सारे नंबर्स का जो है प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, 2, 3, 7 सबका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स जो है जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 4 है, इसकी पावर कितनी 1 है। तो LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, HCF में हम लोएस्ट पावर ले रहे थे, है ना। सिर्फ 2 टू द पावर 4 है और 2 टू द पावर 1 है, तो हम 2 टू द पावर 1 को ले रहे थे। LCM में उल्टा है, वही मैंने आपको बोला था कि LCM और HCF उल्टा पुल्टा चलते हैं। ठीक है, तो LCM में क्या है, बड़ा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कैसा है, उल्टा है, यानी बड़ा है। ठीक है, तो आप 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 1 में बड़ा कौन है, 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, इनटू 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो बड़ा कौन सा हुआ 3 की पावर 3, तो ये 3 टू द पावर 3 इनटू बचा क्या, ये अपना कॉमन था करके ये दोनों का अपना यूज होगी। इस 2 का कोई मतलब नहीं, अपने वहां से उसको इंक्लूड कर लिया। ओके, कोई नया नंबर है कि अब देखो, हाँ ये 7 बचा है ना। यहाँ पर तो ये 3 टू द पावर 3 हो गया, 2 इसमें इंक्लूड होके यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अपना जो आया है वही आया, अपन को इसको इंटू करना है। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, ये 27 इंटू 7, ये आपका निकल कर आएगा 3024 के बराबर, 3024 के बराबर। तो ये जो है अपना LCM निकल गया। LCM ऑफ 336 एंड 54 कितना है 3024। तो HCF और LCM में कॉमन चीज क्या है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स भी निकालना है। मगर HCF में कॉमन फैक्टर्स को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलेस्ट पावर चूज करके करते हैं। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स का आपको इंटू करना है, प्रोडक्ट करना है, बट यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर को लेकर चलना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर को लेकर चलना है। ओके, तो ये अपना LCM कितना आ गया 3024। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अपन एक मजेदार चीज देखते हैं। अब देखिए,
अपन ने जो पिछले एग्जाम्पल में HCF निकाला था ये दो नंबर्स का 336 एंड 54, वो अपना कितना निकला था 6, और LCM कितना निकला अपना, अभी अपन ने निकाला था, कितना निकला था 3024, 3024, ठीक है 3024। अब अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप लोग इस 3024 इस LCM, HCF और LCM को इंटू करेंगे, यानी 3024 इंटू जब आप 6 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो जब आप लोग इसको इंटू करेंगे तो आपका आएगा 18144 आंसर आएगा। कितना आएगा 18144। तो और ये अपन ने HCF और LCM को इंटू किया तो अपना ये आ रहा है 18144, ठीक है। और ये जो अपना 336 इंटू 54 जो गिवन नंबर है, अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे ना तो भी आपको क्या आंसर मिलेगा 18144, ठीक है 18144। यानी इससे अपन को क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए HCF और LCM करने पर भी ये मिल रहा है और जो दो गिवन नंबर्स है उनका भी प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि HCF ऑफ AB कोई भी दो नंबर इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, है कि नहीं। यहाँ पर 336 और 54 था तो ये इसके A इंटू B इसके बराबर आया। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। नोट कर लो, नोट कर लो, ये नोट कर लो। तो ये था, हमने LCM पढ़ लिया, HCF पढ़ लिया, दोनों के आपस में बीच का रिलेशन पढ़ लिया कि HCF ऑफ दो नंबर इंटू LCM ऑफ दो नंबर, कौन से, वही नंबर, मतलब A और B यूज किया तो उसी का LCM भी वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, चलो ये हो गया अपना ये वाला टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक अपना खत्म। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते, क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते। P/Q के फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, है ना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता, इनको बोलते हैं। और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्या है, √2, पाई, √5, ये सारे जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या √9 रैशनल नंबर है, √9 क्या इर्रेशनल नंबर है। तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स रूट वाले बताए हैं तो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे कि यस 9 रूट के अंदर है तो क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। मगर जिसको ये नहीं पता कि जिनको स्क्वायर्स याद नहीं है या स्क्वायर रूट याद नहीं है वो लोग ये गलती जरूर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स जो है, ठीक है, स्क्वायर्स जो है आपको 1 से 20 तक के लिए आपको याद होना जरूरी है, 1 से 20 तक, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर अभी आप पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, एकदम कंपलसरी रहता है, ठीक है, टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। तो ये जो 9 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। 9 जो होता है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इर्रेशनल नंबर होगा क्या ये, इर्रेशनल नंबर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, यानी ये जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका रूट एग्जिस्ट करता है ना, इसका स्क्वायर रूट वाला नंबर जो एक परफेक्ट नंबर है एक। तो स्क्वायर ये 3 कैसा रैशनल नंबर है ना। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, जिसके रूट्स की परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पॉइंट में वैल्यू होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और रूट में भी कैसा, रूट की जो वैल्यू आती है, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे तो आइदर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब इसको अगर आप किसी से डिवाइड करेंगे, √2 जब आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी वो खत्म नहीं होगा डिवीजन, ठीक है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। कैसा होता है, होता है नॉन रिकरिंग होता है ये। यानी अगर आप पॉइंट के बाद 3, 1
अगर आप 3 1 3 1 इस तरीके से लिखते हैं तो 3 1 3 1 एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है ना। जैसे ही अगर आप इसको हटाओगे, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है, ये रैशनल के फॉर्म में नॉन रिकरिंग होता है, यानी इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। 3 1 3 6 5 इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं होता, तो ये दोनों होता है। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, और क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन है तो हम ज्यादा डीप में यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं उस चीज को। हम प्रॉपर जब हमारी क्लास लगेगी तब हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स का ये था कि पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हम उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके बुक में बहुत दिया है। देखिए ये क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आप अगर अपने बुक्स में देखेंगे तो √2 √5 ऐसे बहुत सारे रूट के इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अगर आप एक समझेंगे तो आप सारे वैसे इसी पैटर्न पे करेंगे। आज जैसे अपन √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने जा रहे हैं, वैसे कोई भी नंबर आएगा तो आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस ऐसे जो आते हैं जिनको √2 को इरेशनल मतलब रूट वाले नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने को आता है, तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है वो? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि जो हमें गिवन है हम या फिर हमें जो प्रूव करना है उसको हम गलत मान के चलते हैं और अपने हिसाब से कुछ और मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? √2 का इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लेके चलेंगे कि √2 हमारा एक रैशनल नंबर है, और लास्ट में हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में ऐसे कोई रिजल्ट आएगी, ऐसी कोई कंडीशन आएगी जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से या फिर जनरल में इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमने जो माना वो क्या माना? गलत है। तो हम ऐसे मेथड को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? √2। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be written in the form of p by q is not equals to 0। ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है ना। तो देयरफॉर अगर हम √2 को रैशनल नंबर मान रहे हैं, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं √2 को, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो √2 है वो किसी r/s फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू या r/s जो भी आप ले लो। ठीक है, तो r/s फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर s नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पर पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर r/s लिया है, ओके। और s यहाँ पर 0 नहीं है, q यहाँ पर जो q है वो s का, यहाँ पर s q का रोल प्ले कर रहा है, तो s नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। रैशनल नंबर प्रूव करके चले। अब आगे ये है कि मान लो r और s जो है, r और s में कॉमन फैक्टर है। r और s जो दो नंबर्स लिए हैं ये कैसे हैं? इनके बीच में कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, क्योंकि r इंटू 1 s इंटू 1 दोनों में 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है, 1 के अलावा कोई मान लो फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कोई 16 और 4 लेके चल रहे हैं अपन, सॉरी 16 और 12 मान लो। ठीक है, 16 और 12 मान लो। अगर आप 16 और 12 को देखेंगे तो इनके बीच में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं 1 के अलावा। कौन कौन से है? 2 है ना। 16 2 इंटू 8 होता है, 12 2 इंटू 6 होता है, 4 है, 16 4 इंटू 4 होता है, 12 कितना होता है? 4 इंटू 3। तो 1 2 4 ये सारे क्या है? इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना, 1 के अलावा। तो अगर मैं एक कोई सा कॉमन फैक्टर लेती हूँ, मान लो 4 ले लिया, ठीक है, तो उस 4 से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, यानी मैं 6 को भी 4 से डिवाइड करूंगी और 12 को भी मैं 4 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 ये कितना हो जाएगा? 3। मैंने क्या किया? कॉमन फैक्टर लिया दोनों का और दोनों को उस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आया? 4/3।
अब जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। आपस में ये दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर आप 4 है, यहाँ पर 4 इंटू 1 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, है ना। और 3 का अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा कुछ है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना। 4 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 4 इंटू 1 लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। ये दो तरीकों से मैं लिख सकती हूँ। और 3 को मेरा ओनली वे क्या है लिखने का? 3 इंटू 1। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपस में क्या है? मेरा रिजल्ट क्या आया? को प्राइम है। ये कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम। तो यही हम यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ही हम यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट R and S have some have a common factor other than 1 के अलावा कोई मान लो फैक्टर है। ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग R and S with that common factor, we get suppose A and A divided by B। जब ये हमने एग्जाम्पल में देखा था कि R और S का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा जो है उससे हमने दोनों को डिवाइड किया, तो हमारा रिजल्ट मान लो A डिवाइडेड बाय B आया, है ना। R को मैंने उस नंबर से डिवाइड किया तो मेरा A आया, S को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो B आया, A और B आया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? तो मेरा ये क्या हो जाएगा? √2 मेरा किसके बराबर आ गया? A अपॉन B के बराबर आ गया। इसको मैं √2 मेरा कैसा आ गया? A अपॉन B आ गया, है कि नहीं? √2 मेरा A अपॉन B आ गया। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूंगी, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेट करूंगी, मैं B को अगर यहाँ पर लेकर जाऊंगी तो मेरा A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √2B आ जाएगा। ठीक है। रूट के अंदर नहीं है B, √2B अलग अलग है। A इज इक्वल्स टू √2B आ गया। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग A स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2B का स्क्वायर। A स्क्वायर √2B का स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इज 2 एंड B का स्क्वायर इज B स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2B स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको A स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू B स्क्वायर लिख सकती हूँ ऐसा। A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? A स्क्वायर अपॉन 2 का आंसर क्या आ रहा है? B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तभी तो मेरा आंसर आया B स्क्वायर, है कि नहीं? तो 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, है ना। 2 डिवाइड्स A स्क्वायर को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया B स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है ना। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटाकर लिखने जा रही हूँ। तो आप इसको प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो मैं आगे बढ़ रही। तो देखिए मैंने वो मिटा दिया है, आपने आई होप आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वो प्लीज लिखना, उसके बाद ही आपने आगे का मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो अपन ने लास्ट लिखा था 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। फिर एक थ्योरम है जिसके हिसाब से लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, p अगर कोई एक प्राइम नंबर है और अगर a स्क्वायर अपॉन p है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर अपॉन p है, यानी p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपका किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो p है वो क्या है, 2 है ना, 2 है। p एक प्राइम नंबर है, 2 अपना भी यहाँ एक प्राइम नंबर, तो p अपना क्या है यहाँ पर 2। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है a को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स a, यानी a/2 पॉसिबल है। तो जब a/2 करेंगे तो मान लो अपना आंसर c आ रहा है, मान लो अपना आंसर क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, a = 2c, a = 2c। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाले मिटाने से पहले जो लिखवाया था उसमें आपको एक जगह लिखवाया था a² = 2b², अपनी वैल्यू निकल के आई थी। उसको शायद मैंने इक्वेशन 1 या 2 दिया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से कुछ दिया था। और अगर नहीं दिया है तो आप देखना, यहाँ ये मैंने लिखवाया था आप लोग को, a² = 2b²। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में जो है, इस वाले इक्वेशन में अपन को क्या मिला, a = 2c, और अपने पास ये वाली इक्वेशन, तो इससे अपन को a की वैल्यू 2c इसमें पुट करना है। अब अपन इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c, a की वैल्यू कितनी है 2c, तो 2c उसका होल स्क्वायर = 2b²। इसको सॉल्व किया तो आया आपका 4c² = 2b²। ठीक है, फिर c² ये रहेगा, 4 नीचे लेके गए तो ये क्या जो हो जाएगा 1/2b। b² को डिवाइड कर रहा है, अब 2 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो यानी सेम इज 2 डिवाइड्स b। तो अपन ने क्या देखा कि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पर अपन ने क्या देखा, 2 डिवाइड कर रहा है b को, यानी a और b दोनों को ही 2 डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है a और b में कोई भी नंबर में आपस में जो कॉमन फैक्टर एटलीस्ट सबसे कम 1 होता है, पर यहाँ पर क्या है 2 भी डिवाइड करा है, यानी अपने 1 के अलावा अपने पास 2 भी है। कम से कम a और b के बीच में कॉमन फैक्टर 2 कम से कम है ही, ये तो अपने बता ही दिया, क्योंकि 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कम से कम a और b के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 आ रहा है ना। तो वही मैंने लिखा है, a b हैव एटलीस्ट a and b have at least 2 as a common factor other than 1। ठीक है, other than 1, तो 2 है, तो पर अपन ने a और b को क्या लेकर चले थे, अपन a और b को को प्राइम लेकर चले थे। मैंने आपको बताया था को प्राइम मतलब जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, बट अपन के यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो लेकर चला कि √2 अपना रैशनल नंबर है, वो गलत है। क्यों है, क्योंकि a और b अपने यहाँ पर जो अपन रैशनल लेके चले थे तो अपना a और b को प्राइम नहीं आ रहा है, मगर अपना a और b तो को प्राइम है ही। इसका मतलब अपना अजम्पशन जो है वो गलत है, √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये था चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मैंने बहुत मतलब आप लोगों के लिए जो है जितना इम्पोर्टेंट, जितने अच्छे से हो सके मैंने आप पूरा ढूंढ के यहाँ पर ये पूरा तैयार किया था। तो आपको मेरी अगर मेहनत पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। आप लोग सब लोग का एग्जाम आ रहा है ना, तो अपने क्लासमेट्स को भी ये दिखाइए। ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में हमारा ज्वाइन कर लेना। शुरू अकेडमी ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां पर आपको सारे PDF मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, क्विज मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर